नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है और मैं प्रखर श्रीवास्तव आज मौजूद हूं देश की एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी देश का नाम आगे बढ़ा रही हैं। कई सारी ऐसी सोशल एक्टिविटीज़, कई एनजीओ से जुड़ करके वो जो काम कर रही हैं वो सब आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी भी है और आवश्यक भी। तो हम बिना किसी इंतजार के सीधे उनसे मुलाकात करेंगे। डॉक्टर संहिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको यूपी एनआरआई अवार्ड 2018 उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिल रहा है। भारत देश का सर्वाधिक सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और वहाँ से कानपुर की भूमि से आपको चुना जाना कितना महत्व रखता है आपके लिए, कैसा महसूस कर रही हैं? मैं कानपुर में पैदा हुई, पली बढ़ी, और मैं बहुत साल पहले अमेरिका चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा दिल यहीं रह गया। मेरा दिल हिंदुस्तान में भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही रह गया। लोग कहते हैं कि कानपुर अच्छा नहीं है, गंदा है, लेकिन अपने शहर में सम्मान मिलना सबसे बड़े सम्मान की बात होती है। एक बेकार सी कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो अब अमेरिका में मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो ठीक है, लेकिन जो सम्मान मुझे कानपुर में या उत्तर प्रदेश में मिला वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैम, कानपुर में आप पली बड़ी, कानपुर यूनिवर्सिटी से ही आपने पढ़ाई करी है, तो कानपुर यूनिवर्सिटी में किन विषयों से आप उत्तीर्ण हुए? मैंने बैचलर्स किया था क्राइस्ट कॉलेज से, साइंस से, बायोलॉजी था मेरे पास, और उसके बाद मैंने डीएवी से मास्टर्स किया है बॉटनी में। उसके बाद मैंने पीएचडी भी कानपुर यूनिवर्सिटी डीएवी कॉलेज से की है, सीएसआईआर की इसके साथ। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी थी, मैत्री कॉलेज है, वहाँ पे हमने 7.5 साल बॉटनी की प्रोफेसर थी मैं रेगुलर प्रोफेसर थी। अमेरिका जाने से पहले मैं प्रोफेसर मैत्री कॉलेज। अमेरिका में, शिकागो में क्या कुछ ऐसा आपको नहीं मिल पाता है जो इस कानपुर की क्रांतिकारी भूमि में आपको खींचे चला आता है? आप वर्ष में कई बार आती हैं कानपुर, तो क्या कुछ ऐसी यादें कानपुर से जुड़ी हैं, ऐसा कोई किस्सा जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? कानपुर, पूरा बचपन कानपुर में बीता, और उस ज़माने में एक बहुत अच्छी बात हुआ करती थी कि जॉइंट फैमिली थी। तो मेरे बचपन, मेरे मौसी के बच्चे, मामा के बच्चे और बुआ के बच्चे, इन लोगों के साथ मेरा बचपन गुजरा। तो मुझे याद है कि गर्मी की छुट्टियों में, जब जून की तपती दोपहरी में मदर फादर ये लोग सब घर पर, पूरा घर सो जाता था, तो मैं अपने कुछ कजन्स के साथ, मैं आरनगर में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ पर एक बृहल स्वरूप पार्क है, वहाँ पे एक चबूतरा हुआ करता था जो अब शायद परशुराम जी का कुछ जयंती का कोई बना दिया है, पहले वो बच्चों के खेलने के लिए था। तो हम लोग जून की गर्मी में वहाँ पे लंगड़ी टांग खेला करते थे, और एक रोड रोलर हुआ करता था जो शायद अब दिखाई भी नहीं देता। तो हम सब बच्चे मिल करके उस रोड रोलर को पार्क के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाया करते थे। और एक बार हमारी नौकरानी उसमें आगे गिर गई थी और उसकी टांग पूरी फट गई थी। तो वो सीन, और वो जो उसके बाद हम लोगों ने रोड रोलर को छुआ भी नहीं, लेकिन वो सीन मुझे आज तक याद है कि कैसे उसका पैर बिल्कुल खुल गया था। तो यादें हैं कानपुर की, और कानपुर की गली गली में यादें गुजरी हैं, बिखरी हुई है। जैसे कुमारी उद्यान में मैं पढ़ती थी, तो कुमारी हर्षनगर में वो छोटा सा बीच वाला मंदिर जो सड़क के बीचों बीच में हुआ करता था, उसके बाद आगे जाए तो एक चाय की दुकान थी। तो ये सब यादें हैं जो बचपन की यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती। बिल्कुल। एक और प्रश्न, मेरी जो जिज्ञासा भी थी कि आप यहाँ से, इस कानपुर से निकली, बिजनेस और व्यापार से कैसे जुड़ी, परिवार का क्या सहयोग मिला, इस विषय में बता। क्योंकि कानपुर में ही नहीं बल्कि देश में ऐसी विचारधारा भी है कि महिलाएं बिजनेस नहीं करती हैं, उन्हें सिर्फ घर में रहना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है, इस विचारधारा पे, और आप अपने जीवन में किस तरीके से व्यापार से जुड़ी, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? मैं दिल्ली में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, और कुछ कारणवश से, कुछ अच्छे कारणवश नहीं थे, कुछ काफ़ी बुरा टाइम देखा मैंने। तो मैंने कसम खाई थी कि मैं दोबारा हिंदुस्तान वापस कभी नहीं आऊँगी, और उस देश में जहाँ पर अच्छे लोगों की, और मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था, मैं हाई स्कूल में भी मेरी पोजीशन थी, उसके बावजूद नौकरी के लिए बड़े धक्के खाए मैंने। और 7 साल की नौकरी के, डिग्री कॉलेज की नौकरी के बाद भी मुझे परमानेंट नहीं किया गया। तो मैं फिर एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर के बाहर चली गई, और एयरपोर्ट पे मुझे आज भी याद है कि मैंने कहा था मैं दोबारा इस धरती में कदम नहीं रखूंगी। वहाँ जाकर के मुझे लगा कि एज यूजुअल बहुत स्ट्रगल था। मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत भीख मांगने से की थी, क्योंकि मैं जॉब नहीं थी, पैसे नहीं थे, और सीधी बात है उत्तर प्रदेश की पढ़ाई थी तो इंग्लिश भी नहीं आती थी। वहाँ पे मैं ऐसे लोगों से कहती थी कि भाई मुझे लंच खाने को पैसे दे दो थोड़े, तो कोई भीख में कुछ दे देता था। तो आई स्टार्टेड माई लाइफ फ्रॉम देयर।
फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैंने हिंदुस्तान छोड़ा है, नौकरी करने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे ज़िंदगी में पैसे की बहुत अहमियत पता चल गई थी। तो मैंने कहा मुझे पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने हैं तो लोगों को रोज़गार देना है, ना कि किसी के यहाँ जाके रोज़गार पाना है। तो ये सोच के मैंने बहुत छोटे लेवल से अपनी बिजनेस को स्टार्ट किया। आई मीन यू वोंट बिलीव, मैंने जैसे होलसेल में लोग कपड़े लाते थे और वीज़ा का टाइम ख़त्म हुआ तो उनको इंडिया जाना, वापस जा रहे होते, तो मैं वो बल्क में ले लेती थी। जब मेरे पास बहुत सारे कपड़े इकट्ठे होते तो मैं सेल लगा देती थी, तो काफ़ी पैसे बना लेती थी। तो इस तरह से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप मेरी वहाँ से ही स्टार्ट हुई। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैंने 1-4 दिन के लिए कॉलेज की नौकरी भी की वहाँ पे, पर मुझे मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने होलसेल में चीज़ें खरीद के उसको रिटेल में बेचने का काम शुरू किया। कॉलिंग कार्ड चलते थे पहले, जैसे आपको इंडिया फ़ोन करना है तो एक कार्ड होता था, एक नंबर होता था। वैसे रेगुलर $3 पर मिनट की कॉल थी, अब उस कार्ड से आपको $1 की कॉल पड़ती थी। अब तो खैर 1 पैसा पर मिनट है। तो मैं वो बल्क में विस्कॉन्सिन में ले करके और रिटेल में बेचा करती थी। तो मेरी पहली सेकंड ये थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने अपना अकाउंटिंग, मैं चूँकि बॉटनी से PhD थी तो अकाउंटिंग का तो मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन जिसके यहाँ जॉब की मैंने 2-3 महीने, वो अकाउंटेंट था, तो मैंने उसके यहाँ अकाउंटिंग सीखी। उस अकाउंटिंग से फिर धीरे हमने अपना खुद अकाउंटिंग का ऑफिस खोल लिया। अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिल करके ऑफिस खोला। तो मैं ऑफिस में काम करती थी और मेरे हस्बैंड जाके पढ़ाई करते थे, क्योंकि हम दोनों को कुछ नहीं आता था। और बॉटनी, उत्तर प्रदेश की पढ़ाई, और वही बॉटनी एक बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है। अमेरिका में बॉटनी नहीं होती है, बायोलॉजी होती है। तो मेरा 50% तो वैसे ही फेल हो गया, जूलॉजी मुझे आती नहीं थी। तो हम लोगों ने मिलकर ये अकाउंटिंग की फर्म खोली। फिर धीरे धीरे मैंने कोई जैसे क्लाइंट आया, उसने मुझसे पूछा कि मुझे घर लेना है। तो मेरा दिमाग में एक बात कौंधी कि मकान लेना है मीन्स इसको रियल एस्टेट एजेंट की ज़रूरत है। तो मैं फटाफट जाके क्लासेस ली, एग्ज़ाम पास किया। बस पढ़ाई थोड़ी अच्छी थी मेरी, तो फिर मैंने वो धीरे धीरे लोग ही हमें बताते रहे कि अब हमें ये चाहिए, तो हमने उसकी क्लास ली। ऐसे करते करते मेरे पास बहुत सारे लाइसेंस हो गए। तो अब ये हाल है कि आप बस आ जाओ पैसे लेकर के, आपको घर, मकान, दुकान, बिजनेस सब कुछ हम करा देंगे। तो एक छत के नीचे हम पूरी दुकान है। तो जीवन के आरंभिक चरण में काफ़ी संघर्ष रहा आपके, और अब आप केवल शहर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का एक नाम बन चुकी हैं। लेकिन सरिता जी, एक बात और है कि पत्रकारिता के क्षेत्र से भी आपका जुड़ाव देखने को मिलता है। जैसे कि शिकागो में हाई इंडिया अखबार के लिए आप लिखती हैं भारत से, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आने में समाज को बहुत जानना पड़ता है। और इस तरीके से आपने जैसे जीवन में अपने अनुभवों से खुद के पैरों पे आप खड़ी हुई विदेश जा करके, और फिर देश के लिए भी काम किया आपने। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका कैसे जुड़ाव हुआ, कैसा उसमें अनुभव रहा, और कब से इस अखबार के लिए आप लिख रही हैं शिकागो में? इस अखबार के बारे में भी बताएं, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा शिकागो की पत्रकारिता में? करीब 15-20 साल पहले की बात होगी। तब ये ZTV और एशिया TV ये सब नहीं था अमेरिका में। तो हम लोग ने पहला हिंदुस्तानी टीवी खोला। तो उस टीवी में मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, और हमारी इस हिंदी को जो उर्दू बोलते वो उर्दू समझते थे। तो मैं हिंदी और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए न्यूज़ पढ़ती थी। तो मैंने शुरुआत करी। वो एक शख्स हमारे पास आए, उन्होंने कहा कोई हिंदी बोलने वाला चाहिए। तो सबने कहा कि इनसे अच्छा हिंदी कौन बोल सकता है। तो मेरी हिंदी बहुत फेमस है शिकागो में। तो मेरा पहला काम था कि मैंने टीवी पे न्यूज़ पढ़नी शुरू करी। फिर हम 3 लोग न्यूज़ साथ पढ़ते थे। एक इंडिया की मैं, पाकिस्तान के एक काजी साहब थे, और एक बांग्लादेश के। तो तीनों लोग अपनी लैंग्वेज में यहाँ न्यूज़ पढ़ा करते थे। ये पहला हमारा स्टाफ। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे छोटे छोटे शोज़ करे। तो मुझे स्टेज शोज़, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत बढ़ गया। मैं बात कर सकती थी, अपनी बात कह सकती थी। तो और कम्युनिटी को मैं बहुत अच्छी तरह जानती भी थी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ बहुत छोटे से स्टार्ट की थी। उसके बाद फिर हमने रेडियो ओपन किया। मतलब रेडियो 1 घंटे का हमने रेडियो शोज़ लिया, क्योंकि मैं तब FIA में आ गई थी। FIA एक फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन है, जिसके अंदर अमेरिका में जितनी भी हिंदुस्तानी एसोसिएशंस हैं वो सब उस फेडरेशन की मेंबर हैं। तो मैं धीरे धीरे FIA से जुड़ गई। तो अब FIA से जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अपनी आवाज़ होनी चाहिए, मतलब अपना टीवी होना चाहिए या अपना रेडियो होना चाहिए। टीवी बहुत एक्सपेंसिव था, तो हमने रेडियो किया। तो मैंने 12-13 साल रेडियो जॉकी थी मैं। तो सारी कम्युनिटी की न्यूज़ पढ़ना, लोगों को इनवाइट करना, ये सब करती थी। तो धीरे धीरे मेरा ये रुझान था वो इसी की तरफ, पत्रकारिता की तरफ बढ़ता गया। फिर हमारे हाई इंडिया के हेमंत भाई हैं, बड़े एक्टिव हैं, कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर हैं। तो उन्होंने फिर मुझसे बोला कि तुम ऐसा करो कि डिजिटल वाला काम करो। डिजिटल मीन्स कि जैसे कोई क्राइम हुआ या कोई भी इंसिडेंस हुआ अमेरिका में,
तो उसको ड्रामेटाइज करना है, मतलब उसका छोटा सा एक स्किट बना देते हैं 2-3 मिनट का, और हम उसको टेलीकास्ट करते हैं। तो हमारा ये न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर भी है। आप 26-27 हज़ार हम लोग के सब्सक्राइबर हैं। तो ये लोग सब उसके डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, तो ये वो लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते हों, लेकिन वो आवाज़ तो हमारी समझ के, हाँ, सुन के समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने तो इसी तरह धीरे धीरे मैं उनके साथ जुड़ गई। तो अभी हम लोग न्यूज़पेपर के साथ डिजिटलाइज भी करने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैम, एक और आपसे बात जानने की जिज्ञासा हमारे दर्शकों में भी थी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे आप एक योगाचार्य भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि योग की शिक्षा की ट्रेनिंग ले रहे हैं, भविष्य में शिक्षक के रूप में स्वयं को देखते हैं। तो जो नई पीढ़ी है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो योग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो योग का क्या महत्व है, और जो विद्यार्थी अपने आप को आने वाले समय में योग शिक्षक के रूप में देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, योग हो चाहे योग, मेडिटेशन, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, दुनिया में बहुत सारे विषय हैं पढ़ने के लिए। और जैसा कि आजकल मॉडर्न ज़माने में है कि बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाहता है तो आप उसको मत पढ़ाओ, उसकी जिसमें रुचि है वो उसको पढ़ाओ। तो वैसे मैं कहती हूँ कि जिसको योग में रुचि है वो लोग योग की शिक्षा लें, और जिनको टीचर बनने की चाह है तो वो योग की एक प्रॉपर शिक्षा लें। और योग तो हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से योग हमारी शिक्षा के एक अनिवार्य सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता रहा है, बल्कि वो सब्जेक्ट नहीं था, वो हमारा डेली रूटीन था। योग इज़ डेली रूटीन। योग ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बैठ करके और 1 घंटा आधा घंटा देना नहीं है। योग जो है ये पूरी सुबह से शाम तक की दिनचर्या है आपकी। तो अगर आपको योग का टीचर बनना है तो आपको जो भी करना है ज़िंदगी में, मेरा सिर्फ एक ही कहना है, आप दिल लगा के करिए। अपना सारा ध्यान, सारा सब कुछ समय, सब कुछ उसी काम के लिए दीजिए। और अगर आप कोई भी काम मन से करेंगे तो एक शाहरुख खान का डायलॉग भी है कि अगर आप कोई चीज़ शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपके लिए आ जाती है। वैसे ही हाल है, अगर आप योग की शिक्षा लेना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की शिक्षा लेना चाहते हैं, तो आप मन से बिल्कुल डिवोशन से आप उसको करिए। और योग तो वैसे भी एक शिक्षा नहीं, एक दिनचर्या है। तो योग एक आने वाले समय के लिए भी बच्चों में अवेयरनेस है, और ये काम बहुत अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ ये काम करें, योगाचार्य बने। संहिता जी, लेकिन आपने जो योग के विषय में बात बताई, लेकिन फिर भी मेरी जिज्ञासा भी है, और ये जो यूथ है उसको कैसे इस क्षेत्र में ऐसा क्या किया जा सकता है कि वो स्वयं उनके लिए रुचिकर बने? जो लोग स्टूडेंट योग के विषय में जानते तो हैं परंतु उसको अपनाना नहीं चाहते हैं, तो लर्न और अर्न की क्या ऐसी पॉलिसी संभव हो सकती है कुछ इसके बारे में? योग एक बहुत दिलचस्प विषय है इस वक्त, और योग के लिए अनुशासन की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो इसके लिए मैं आपको बहुत सरल उपाय बताती हूँ। हमारा एक इंस्टीट्यूट चल रहा है, हमारी एनजीओ के साथ ही अटैच्ड है वो, शिव योगा इंस्टीट्यूट विष्णुपुरी में। तो वहाँ पर अगर आपको योग सीखना है, और इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज हम कराते हैं, जैसे कि आप स्किल मिशन वाला प्रोग्राम जैसे था, तो स्किल मिशन के बाद आपको रोजगार नहीं मिला, तो एक छोटा सा गैप रह गया इन दोनों के बीच में। तो उस गैप को भरने की हम कोशिश करते हैं। मे बी इट्स योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, या आपकी इंग्लिश उतनी वो नहीं है, या आप इंटरव्यू देते समय घबरा जाते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप इस कामों में इंटरेस्टेड हैं, या आप योगा टीचर बनना चाहते हैं, या आप एटलीस्ट फील करना चाहते हैं कि कैसे योगा टीचर बनेंगे या हम योगा करेंगे तो पता नहीं मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं, तो आप ये शिव योगा इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाइए। डॉक्टर ऋषि त्रिपाठी हैं, उनसे मिलिए, वो आपकी सहायता करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग खबर ये भी है कि मैं डॉक्टर ऋषि त्रिपाठी के साथ शिकागो में एक योगा एंड मेडिटेशन सेंटर खोल रही हूँ। योगा, मेडिटेशन एंड एस्ट्रोलॉजी सेंटर भी है। तो वो डाउनटाउन में है, क्योंकि हमारे देसी लोग बहुत तो नहीं हैं वहाँ पे इंडियंस, लेकिन जो गोरे हैं, जो अमेरिकन्स हैं, वो लोग इस चीज़ को बहुत मानते हैं, और बड़ा डेडिकेशन और अनुशासन, जिस अनुशासन की बात मैंने अभी करी, उनमें वो बचपन से ही होता है, वो बड़े अनुशासित होते हैं। और आजकल योगा और मेडिटेशन अमेरिकन्स को बहुत इंस्पायर कर रहा है। तो ये हम वहाँ पर इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, और वहाँ पर भी हम इसी तरह की क्लासेस करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग टीचर बने, आप लोग ये योगा सेंटर में जाके, शिव योगा सेंटर में जाके आप ट्रेनिंग लें, क्योंकि हम अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट तो खोलेंगे नहीं। हमारी प्लानिंग है कि हम लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट डिफरेंट सिटीज़ में खोलेंगे, तो हमें टीचर्स की आवश्यकता होगी। हम आप ही को ट्रेन करके आपको ही अपने साथ ले जाएंगे। तो आप लोग एक बार ज़रूर जाएँ, देखें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमारी वेबसाइट है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम हमारे दर्शकों के साथ
It's www.lighthfoundation.com. Light H Foundation. आपने जैसे रोजगार की बात कही, आज भारत देश में रोजगार एक अहम मुद्दा बना हुआ है। हाल ही में जो है एक बयान भी आया था सत्ताधारी पार्टी का रोजगार के विषय में, पकौड़े को लेकर के। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि शिकागो में रोजगार की क्या दिशा है, कैसी समस्याएं हैं, और आपने भी वहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं, जैसा कि हमें आपके इंटरव्यू से पहले जो रिसर्च कर रहे थे उसमें मालूम चला कि वहाँ के बेरोजगार लोगों को आप अंग्रेजी और कंप्यूटर सिखा रही हैं और उनको साक्षर बना रही हैं, उनको रोजगार दिलवा रही हैं। तो वहाँ पे जो रोजगार है और आपकी उसमें क्या भूमिका है, आप कैसे सिखाती हैं, और ये जो थॉट है ये आपके दिमाग में कैसे आया कि शिकागो की जनता को भी, यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको हम कंप्यूटर ट्रेनिंग दें, उनको हम इंग्लिश की ट्रेनिंग दें? ये थॉट कैसे आया और वहाँ पे इस चीज़ को लेकर के कैसा माहौल है? जैसे एक यहाँ पे मिथ है कि अमेरिका में जितने लोग भी हैं सब बहुत संपन्न हैं, बहुत पैसा है, मतलब पैसा इतना है कि ज़मीन पे बिखरा पड़ा है, ओनली थिंग यू हैव टू गो एंड पिक अप। ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। दूसरी कम्युनिटी, दूसरे कंट्री से आए हुए जो इमिग्रेंट्स हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश आती हो। तो हम लोग वहाँ से ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप्स कराते हैं। मेरा काम सिर्फ औरतों के साथ है, मैं वुमेन एम्पावरमेंट में काम करती हूँ। तो मैं वहाँ की लेडीज़ को, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, वो नहीं, थोड़ी उम्र जिनकी हो जाती है 40-45 के आसपास, वहाँ बहुत सारी औरतें भी ऐसी भी हैं कि जिनको इंग्लिश का 1000 लिखना नहीं आता है। मतलब अगर 1000 इंग्लिश में लिखना तो तुमको स्पेलिंग नहीं पता है। तो मैं उनको सिखाती हूँ कि तुम लोग, ऐसा नहीं है कि एक तुम्हारी चेकबुक है और तुमने साइन कर दिया, बेटे को दे दिया कि तुम जाओ और बैंक से पैसे निकाल लो। उन्हें ये नहीं पता है कि उसके अंदर कितना लिखा है और बच्चे ने कितना निकाला और कितना उनके पास वापस आया। तो जो मेरी वर्कशॉप है उसमें हम बच्चों को, जो लेडीज़ हैं उनको कंप्यूटर चलाना सिखाती हूँ। पर कंप्यूटर चलाने से भी पहले उनको इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का मतलब है कि अगर आपको इंग्लिश आ गई तो आपको कंप्यूटर 50% आ गया, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आ गया। तो अब उनकी मदर लैंग्वेज, अगर मदर टंग हिंदी इंग्लिश नहीं है, या हिंदी है, या मैक्सिकन है, स्पेनिश है, या कोई भी और है, बहुत सारी लैंग्वेज के लोग हैं वहाँ पर, तो हम उनको पहले इंग्लिश सिखाते हैं। एटलीस्ट इतनी तो है कि वो कंप्यूटर पढ़ सकें। तो हम कंप्यूटर के क्लासेस भी देते हैं कि अगर आपको बैंकिंग करनी है, आपको नहीं जाना है, तो बैंकिंग सारी फ़ोन पे हो गई है या कंप्यूटर पे हो गई है, तो एटलीस्ट कंप्यूटर देख तो सको, पढ़ तो सको, ओपन तो कर सको। आपने भारत देश में भी, आप जैसे साल में 3 से 4 बार आती हैं अपने घर, यहाँ पे आपने जो गांव गोद ले रखा है, और वहाँ पे आपका क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे गांव की जो समस्याएं हैं उनके लिए आपने क्या कराया है, उसके विषय में हमारे दर्शकों से भी बताएं और मुझे भी बताएं कि जो गांव है वो कौन सा गांव है और वहाँ पे आपने किस तरीके से संस्थान की आपने सेवा दी है वहाँ पे। फतेहपुर में एक गांव है ये, और वहाँ पर एक स्कूल है, कृष्णा इंटर कॉलेज। करीब 5-6 साल पहले की करीब की बात है। तो मैंने उस स्कूल को अडॉप्ट किया। मैंने कहा कि मैं वहाँ पे बुक्स चेंज करूँगी या जो भी है उसका लाइक डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनाना चाह रही थी। थोड़ा बहुत डोनेशन भी दिया, लोगों से भी इनवाइट किया कि आप लोग डोनेशन दें, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस नहीं थी, कंप्लीट नहीं थी। और बच्चे, उस स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, उस स्कूल के बच्चे इतने एक्टिव हैं और दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। वो लोग, कुछ होता है कि बस आते हैं, कस्टमरी हैं, स्कूल गए, शाम को पेरेंट्स से भेज दिया और शाम को घर चले गए। उस स्कूल के बच्चे ऐसे थे कि वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे। इस बात से मैं बहुत इंस्पायर हुई। तो मैंने उन लोग उस स्कूल में बहुत अपना टाइम दिया। प्रिंसिपल बहुत एंथुसियास्टिक हैं, तो उस स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस भी लगवाई, कंप्यूटर्स डोनेट करे कि बच्चे वहाँ पर। लेकिन गांव के अपने मसले मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप कंप्यूटर लगा दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फीस नहीं थी, पेरेंट्स के पास फीस नहीं थी, इतने गरीब हैं उस गांव के लोग। तो फिर मैंने अपनी बेटी के नाम पे एक वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री डाली। उसका मकसद यही था कि उन पेरेंट्स की जो स्पेशली लेडीज़ हैं वो वहाँ पे काम करें, उसको वॉशिंग पाउडर बनाएं, उसको बेचें और उसके पैसे से वो बच्चों की फीस दें या अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो करते रहें। तो इस तरह से एक पूरा इट्स कंबाइंड प्रोजेक्ट था कि आप एंटरप्रेन्योरशिप भी है, आप जब आप खुद कमाते हैं तो आपको पैसे की वैल्यू भी पता चलती है। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है वहाँ पर। इसमें किस तरीके से आप जनता से क्या सहयोग की अपेक्षा रखती हैं? आपके इस फतेहपुर में गाँव के जो विषय में आपने जानकारी दी है, ये हमारे जो दर्शक देख रहे हैं कानपुर के या लखनऊ के या फतेहपुर के भी, तो क्या उनसे अपेक्षा रखती हैं कि वो आप में क्या सहयोग करें आपके इस नेक काम में? मैं चाहती हूँ कि जितने भी पैसे वाले लोग हैं जो ज़िंदगी में, पैसे का मतलब कि अमीर होना नहीं, पैसे का मतलब है कि वो किसी के लिए कुछ करना चाहते हों। जेबें बहुतों की भारी होती है पर जेबों से पैसे निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उस टाइप के अमीर अगर 4 या 5 बच्चों को गोद ले लें
और कुछ नहीं करें, केवल उनकी पढ़ाई के लिए अगर वो उनको पैसा डोनेट करें या कहें कि तुम्हारी हम फीस जमा करते रहेंगे, तो इस तरह के लोग अगर 5 बच्चों को ले लेते हैं, 6 बच्चों को ले लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। संहिता जी, आप अपने जीवन में कानपुर से निकली हैं और जैसा कि आपने बताया लंच के लिए भी पैसे नहीं होते थे और बड़ा संघर्ष रहा और विदेश में भी आप पहुंची और विदेश में एक मुकाम बनाने के बाद आपने देश के लिए भी सोचा और वहाँ के लोगों के लिए भी सोचा। आप एक पत्रकार भी हैं, योगाचार्य भी हैं, समाज सेवी भी हैं। अब अगला उद्देश्य आप अपने जीवन में क्या देखती हैं? जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा वो तो योगा सेंटर, योगा एंड मेडिटेशन एंड एस्ट्रोलॉजी सेंटर खोल रहे हैं हम लोग डाउनटाउन शिकागो में। तो वहाँ पे डॉक्टर ऋषि त्रिपाठी हैं जो शिवा योगा इंस्टीट्यूट के, उनके साथ मिलकर के हम लोग खोल रहे हैं। और उसका बस जो हमारा मकसद है कि उत्तर प्रदेश, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में योगा मशहूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, इन सबको मैं विदेश ले जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दुनिया के मैप में हमारा उत्तर प्रदेश एक जगमगाते सितारे की तरह उभरे। तो अगर हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर और चिकन है जैसे ये सब चीज़ें विदेश ले जाते हैं तो वहाँ के लोगों को पता चलेगा कि एक उत्तर प्रदेश एक प्रदेश भी है। यू वोंट बिलीव, इंडिया में, अमेरिका में लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान क्या है, तो उनको केवल एक राजस्थानी फोक संगीत समझ में आता है, पंजाब का भांगड़ा समझ आता है और ये हम होटल मोटल एंड पटेल समझ आता है, गुजरात समझ आता है। तो जब उनको बोलते हैं कि मैं यूपी से हूँ, वो बोलते हैं यूपी क्या होता है। तो इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लोग उत्तर प्रदेश का नाम नहीं जानते हैं, उसके बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा अगर मुझे कल बोलने का मौका मिला 22 को, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि मुझे मैंडेट दें, मुझे आदेश दें कि मैं हिंदुस्तान तो नहीं लेकिन एटलीस्ट अपने उत्तर प्रदेश की चीज़ों को बाहर ले जाके उसको शोकेस कर सकूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। थैंक यू।